भारत में 18वीं लोकसभा चुनाव की धमाचौकड़ी पूरे सबाब पर है। धुआंधार चुनाव प्रचार और एक दूसरे का पुरजोर छीछालेदर अंतर मन को आहत ही नहीं बल्कि अभिशप्त कर रही है। तंत्र का वशीकरण ऐसा है कि प्रजा की कराह तालियों की शोर में सिसकिया भी न बन पाए। ऐसे में मेरे मन में आया कि देश का पहला आम चुनाव भी क्या इसी तरह से हुआ होगा। आजादी के तुरंत बाद नेताओं का मिजाज कैसा था, उन दिनों चुनाव प्रचार में कितनी कटुता हुआ करती थी, मुद्दे क्या थे और लोगों में उत्साह कितना था। ऐसे और भी कई सवालों को लेकर जब मैंने आजाद भारत के पहले लोकसभा के लिए आम सभा चुनाव के विभिन्न आयामों का अध्ययन किया तो कई रोचक और चौंका देने वाली जानकारी मेरे हाथ लगी। आज उन्हीं जानकारियों को लेकर आपके पास आया हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेएन लाइव और मैं हूं कौशलेंद्र झा। खबरों की खबर और लीक से हटकर खबर के इस सेगमेंट में आज हम आजाद भारत के पहले लोकसभा चुनाव की दिलचस्प जानकारी लेकर आए हूं। वह 1 अक्टूबर 1952 का दिन था। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के पहले लोकसभा चुनाव के लिए पहला चुनाव प्रचार अभियान लॉन्च कर दिया। इसी के साथ भारत में प्रजातंत्र का आगाज हो चुका था। बात तब की है जब आजादी के बाद भारत में पहला आम चुनाव होना था। आम चुनाव से पहले ही तत्कालीन गृह मंत्री और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का निधन हो चुका था। इधर कांग्रेस के कद्दावर नेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के राष्ट्रपति बन चुके थे, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू का कद कांग्रेस में करीब करीब सर्वमान्य हो चुका था। पंडित नेहरू के सामने खड़ा होने की साहस सरदार पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अतिरिक्त उन दिनों और किसी में नहीं था। आपको बता दें कि सरदार पटेल के रहते ही कांग्रेस में पुरुषोत्तम दास टंडन की बिल्कुल नहीं चलती थी। हालांकि टंडन साहब नेहरू जी के चहेते हुआ करते थे, पर सरदार के सामने कोई कुछ नहीं करने की स्थिति में था। कुछ लोगों का मानना है कि इस घटना से नेहरू जी ने सीख ली और सरदार पटेल के बाद उन्होंने यानी नेहरू जी ने गृह मंत्री और रक्षा मंत्री ऐसे लोगों को बनाया जो उनके प्रति यानी नेहरू जी के प्रति वफादार हो। बाद में नेहरू जी ने कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष भी अपने खास लोगों को बना दिया ताकि पार्टी के संगठन पर भी उनकी मजबूत पकड़ बनी रहे। इसी हालात में देश का पहला आम चुनाव होने वाला था। यह वो दौर था जब भारत की राजनीति में कांग्रेस का बोलबाला हुआ करता था। हालांकि इस बीच एक घटना और हो गई। आचार्य कृपलानी ने नेहरू जी की मनमानी के खिलाफ आवाज बुलंद करना शुरू कर दिया और जब उनको लगा कि कांग्रेस में उन्हें नहीं सुना जा रहा है, तब आचार्य कृपलानी ने कांग्रेस छोड़ दी और किसान मजदूर प्रजा पार्टी का गठन कर लिया। कम्युनिस्ट पार्टी पहले से मौजूद थी। हालांकि कम्युनिस्ट नेताओं की लोकप्रियता उन दिनों बहुत सीमित हुआ करती थी, लिहाजा कम्युनिस्टों से नेहरू जी को बहुत बड़ा खतरा नहीं था। इस बीच नेहरू जी के नीतियों से तंग आकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी एक और नई पार्टी यानी जनसंघ की स्थापना कर दी। हालांकि इन तमाम घटनाओं का नेहरू जी पर कोई असर नहीं पड़ रहा था और वो लगातार अपने निर्णय लेते जा रहे थे। इधर आजाद भारत में पहले चुनाव आयोग की स्थापना हो चुकी थी। उस समय पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव हुआ करते थे कुमार सेन। मार्च 1950 में कुमार सेन को दिल्ली बुलाया गया और उनको भारत का पहला चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया गया। कुमार सेन के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी मतदाता सूची बनाने की। आपको बता दें कि भारत के पहले आम चुनाव में करीब 17 करोड़ लोगों ने हिस्सा लिया था। इसमें से करीब करीब 85% लोग अनपढ़ हुआ करते थे। लिहाजा मत पत्र में उम्मीदवारों के नाम के सामने चुनाव चिन्ह छापने का निर्णय लिया गया। आज भी भारत में चुनाव चिन्ह छापने का प्रचलन मौजूद है। उन दिनों लोकसभा की 499 सीट के लिए मतदान होना था। रामचंद्र गुहा अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में लिखते हैं
पूरे भारत में उन दिनों 2,24,000 मतदान केंद्र बनाए गए थे। मतदान के लिए लोहे की मतपेटी बनाई गई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि करीब 20 लाख लोहे की मतपेटियां बनाई गई थी। इसको बनाने में करीब 8,200 टन इस्पात का इस्तेमाल हुआ था। मतदाता सूची बनाने के लिए 16,500 लोगों को अनुबंध पर बहाल किया गया था। इस काम में करीब 6 महीने का समय लगा था। काम तेजी से रफ्तार पकड़ने ही वाला था, तभी एक चुनौती खड़ी हो गई। वह चुनौती थी महिला वोटर। दरअसल उन दिनों महिलाएं अपना नाम बताने से झिझकती थी। महिलाएं खुद को किसी की बेटी या किसी की पत्नी कहलाना अधिक पसंद करती थी, जबकि मतदाता सूची में नाम दर्ज होना अनिवार्य शर्त था। इसका परिणाम यह हुआ कि करीब 80 लाख महिलाओं का नाम मतदाता सूची में दर्ज ही नहीं हो सका। पहले आम चुनाव करवाने के लिए करीब 56,000 प्रिजाइडिंग ऑफिसर को तैनात किया गया था। उनकी मदद के लिए 2,28,000 सहायक तैनात किए गए थे। मतदान केंद्र की सुरक्षा में 2,24,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था। यह पहले लोकसभा चुनाव की बात बता रहा हूं। आपको जानकर हैरानी होगी कि कई दुर्गम इलाकों में मतपेटी पहुंचाने के लिए विशेष पुल का निर्माण करना पड़ा था। रामचंद्र गुहा अपनी किताब में लिखते हैं कि हिंद महासागर के कुछ द्वीपों पर मतदाता सूची पहुंचाने के लिए नौसैनिक पोत की मदद लेनी पड़ी थी। नकली मतदाताओं से बचने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों ने एक ऐसी स्याही बनाई जो मतदाताओं की उंगली पर 1 सप्ताह के लिए बनी रहती थी। भारत में आज भी वोटर की उंगली पर स्याही लगाने का प्रचलन है। इस सब के बाद लोगों को जागरूक करने के लिए देश के 3,000 सिनेमा घरों में मतदान को लेकर वृत्त चित्र दिखाया गया था। यहां आपको बताना जरूरी है कि जिस समय भारत में आम चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी, ठीक उसी समय वियतनाम में फ्रांसीसी सैनिक वहां के तानाशाह वियत मिन्ह के सेना से खूनी संघर्ष में उलझे हुए थे। दूसरी ओर संयुक्त राष्ट्र के सैनिक उत्तर कोरिया के सैनिकों का मुकाबला कर रहे थे। इस बीच अमेरिका ने उन्हीं दिनों में अपना पहला हाइड्रोजन बम का परीक्षण करके दुनिया पर अपनी दादागिरी का मुहर लगाना भी शुरू कर दिया था। उसी वर्ष में दुनिया में 3 बड़ी राजनीतिक हत्याएं भी हुई। कहते हैं कि जॉर्डन के बादशाह और ईरान के प्रधानमंत्री की हत्या हो गई। इधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खां को हत्यारों ने गोली मारकर हत्या कर दी। यानी जब भारत प्रजातंत्र की राह पर कदम रखने वाला था, ठीक उसी वक्त दुनिया अस्थिरता की दौर से गुजर रही थी। दुर्गादास अपनी किताब फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर में लिखते हैं कि नेहरू जी सरकारी हवाई जहाज से चुनाव प्रचार नहीं करना चाहते थे। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो चुनाव प्रचार के लिए चार्टर प्लेन का इंतजाम कर सके। उस समय के ऑडिटर जनरल ने अपनी रिपोर्ट में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता करने से इनकार कर दिया था। ऐसे में तय हुआ कि प्रधानमंत्री सरकारी खर्चे पर चुनाव करेंगे, और यही हुआ भी। नियम बन गया कि प्रधानमंत्री और उनके साथ चलने वाले सुरक्षा कर्मियों का किराया सरकार देगी। यदि पार्टी का कोई दूसरा नेता उनके साथ जहाज में सफर करता है तो उसको अपना किराया खुद देना पड़ेगा। करीब 9 महीना के अंदर नेहरू जी ने देश के कोने कोने में पहुंचकर चुनाव प्रचार किया था। बाद में नेहरू जी चुनाव प्रचार के लिए हवाई जहाज के अतिरिक्त सड़क और रेल मार्ग का भी इस्तेमाल करने लगे थे। उन दिनों प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने चुनाव प्रचार के लिए कुल 25,000 मील की दूरी कवर किया था। इसमें 18,000 मील की दूरी हवाई जहाज से तय किया गया था, जबकि कार से करीब 5,200 मील और रेल मार्ग से 1,600 मील की दूरी तय किया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री ने करीब 90 मील की दूरी नाव में बैठकर तय किया था। जी हां, नाव में बैठकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत अधिक चुनाव प्रचार करते हैं। ऐसे लोगों के लिए देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू एक नजीर पहले ही पेश कर चुके हैं। नेहरू जी का पहला चुनावी भाषण पंजाब के लुधियाना में हुआ था।
अपने पहले ही चुनावी सभा में नेहरू जी ने सांप्रदायिक दलों पर जोरदार हमला किया था। उन्होंने उन दिनों हिंदू और सिख संस्कृति के नाम पर सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए इसकी तुलना मुस्लिम लीग से कर दिया था। सोचिए, ये उन दिनों की बात है, यानी मुद्दा करीब करीब वही था जो आज है, फिर 7 दशक बाद बदला गया। बेशक विकास हुआ, पर सोच के उसी धुंधलके में हम आज भी फंसे हैं। नेहरू जी के कैबिनेट सचिव रहे एनआर पिल्लई लिखते हैं कि नेहरू जी को अपनी चुनावी सभा में वर्दी पहने पुलिस को खड़ा देखना पसंद नहीं था। हालांकि सुरक्षा कारणों से यह जरूरी हुआ करता था। कहते हैं कि उस समय कांग्रेस की टिकट के लिए बहुत मारामारी रहती थी। लोगों का मानना था कि टिकट मिल जाए तो जीत पक्की है। स्वयं नेहरू जी इलाहाबाद ईस्ट और जौनपुर वेस्ट की संयुक्त सीट से चुनाव लड़े और भारी अंतर से चुनाव जीत गए। बाद में इसी सीट का नाम बदलकर फूलपुर कर दिया गया। मौलाना अबुल कलाम आजाद भी उत्तर प्रदेश के ही रामपुर सीट से चुनाव जीत कर आए थे। पहली लोकसभा के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कुल 16 उम्मीदवार चुनाव जीतने में कामयाब हो गए। इसी तरह भारतीय जनसंघ को भी 3 सीट पर कामयाबी मिल गई थी। पार्टी के अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी कलकत्ता दक्षिण पूर्व से चुनाव जीतकर लोकसभा में पहुंचे थे। इसी तरह किसान मजदूर प्रजा पार्टी को 9 सीट पर कामयाबी मिली थी, जबकि जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया की सोशलिस्ट पार्टी को 12 सीट पर कामयाबी मिली थी। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के कुछ ही दिनों बाद सोशलिस्ट पार्टी और कृपलानी की किसान मजदूर प्रजा पार्टी का आपस में विलय हो गया। दोनों ने मिलकर एक नई पार्टी बनाई। इसका नाम प्रजा सोशलिस्ट पार्टी रखा गया। रामचंद्र गुहा की किताब से पता चलता है कि देश के पहले लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान अकेले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने करीब 2 करोड़ लोगों को सीधे संबोधित किया था। रामचंद्र गुहा लिखते हैं कि करीब इतने ही लोग उनकी एक झलक लेने के लिए सड़क के दोनों ओर घंटों खड़ा रहा करते थे, उनके आने का इंतजार करते थे। यहां आपको बताना जरूरी है कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेहरू मंत्रिमंडल के सदस्य रह चुके थे। इसी तरह भारतीय संविधान के शिल्पकार बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी नेहरू मंत्रिमंडल के सदस्य रह चुके थे। अंबेडकर ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर चुनाव से ठीक पहले शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की थी। उन दिनों अपने भाषण में बाबा साहेब अक्सर कहा करते थे कि कांग्रेस ने पिछड़ी जातियों के उत्थान में कोई योगदान नहीं दिया है। उन दिनों चुनावी पोस्टर प्रचार का सबसे आधुनिक माध्यम हुआ करता था। एक ब्रिटिश विश्लेषक लॉर्ड वुडबुक ने अपने लेख द कंटेंट डिसाइड में लिखा है कि दिल्ली की दीवार, सड़क और यहां तक कि मूर्तियों तक पर चुनाव प्रचार के पोस्टर लगे हुए थे। कम्युनिस्ट पार्टी अकेले पार्टी थी जिसको रेडियो पर प्रचार करने का मौका मिला था, वह भी आकाशवाणी पर नहीं बल्कि रेडियो मास्को पर। यह प्रसारण ताशकंद से होता था। तत्कालीन सोवियत संघ के अखबार प्रावदा में एक लेख छपा था। इसमें सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी को जमींदारों की पार्टी बताया गया था। अखबार ने लिखा था कि भारत में एकमात्र विकल्प कम्युनिस्ट पार्टी है। अखबार ने लिखा था कि पूरे भारत के मजदूर और प्रगतिवादी लोगों का समर्थन सिर्फ और सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी को मिल रहा है। हालांकि जब परिणाम की घोषणा हुई तब यह लेख मिथ्या साबित हो गया। पहले लोकसभा चुनाव में भारत में कांग्रेस को जबरदस्त बहुमत मिला था। राजनीतिक विश्लेषक रिचर्ड मार्क ने एक लेख में लिखा था कि अपने पहले चुनाव में ही भारत के राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव प्रचार की बारीकियों को बखूबी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। मुद्दों का नाटकीय प्रस्तुतिकरण होने लगा था और तीखे आरोपों का दौर भी पहले लोकसभा चुनाव में ही शुरू हो चुका था। हालांकि आजाद भारत का पहला लोकसभा चुनाव था, फिर भी यह सब चीज हो रहा था। उन दिनों सबसे अधिक मतदान यानी 80% मतदान केरल के कोट्टायम में हुआ था, जबकि मध्य प्रदेश के शहडोल में सबसे कम यानी मात्र 20% वोट डाले गए थे।
भारत के पहले लोकसभा चुनाव में करीब 80% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। अंबेडकर और कृपलानी चुनाव हार गए थे। इसी तरह राजस्थान में जयनारायण व्यास और बंबई यानी आज के मुंबई से मोरारजी देसाई चुनाव हार गए थे। मोटे तौर पर भारत में इसी तरह से लोकतंत्र की शुरुआत हुई थी। इसको आप आज के चुनाव से जोड़कर देखेंगे तो बहुत कुछ सामान्य सा लगने लगेगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।